वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 147 है। आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और हिस्ट्री के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 147 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में या भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान 1935 के अधिनियम के एग्जाम में पूछ लेगा स्टेटमेंट बनाकर, जैसे कि प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है, भारतीय परिषद, मताधिकार और पुनर्निर्माण यानी इंडियन काउंसिल की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 के अधिनियम को अस्वीकार किया था अपने किस अधिवेशन में? तो ये अधिवेशन जो है वो 1935 के बाद में ही होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को बनने से पहले तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो 1925 को हटा दीजिए, कानपुर अधिवेशन। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में यानी 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। एक लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बने उससे, लेकिन यहाँ उत्तर लखनऊ अधिवेशन 1936। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो 1916 का इंपॉर्टेंट लखनऊ अधिवेशन है, ठीक है, जिसमें नर्मदल गरमदल फिर से एक हो गए थे, उसकी अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, ये दो हैं। एक तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, वो 1833 का चार्टर था, लेकिन इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट। यूपीएससी सिविल सेवा में भी इस बार चार्टर से प्रश्न बना था। ठीक है, क्या प्रश्न था वो कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा? तो उसका उत्तर है 1833 का चार्टर। ठीक है, एक आध प्रश्न बन ही जाता है चार्टर से, तो यहाँ 1813 का चार्टर है और पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया वो 1833 का चार्टर है। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जबकि 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य संपन्न करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है?
भारत का मार्टिन लूथर इनमें से कौन कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती और शुद्ध बौद्धिक परंपरा में विश्वास करते थे। 1874 में, कब? 1874 में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया उन्होंने। इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी बैक टू योर वेदास 1874 में दिया। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में। और उन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्हें द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्य लॉर्ड मेयो द्वारा किए गए? राज्य रेलवे की पुनर्स्थापना, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना, भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, ये सभी कार्य। अंडमान निकोबार में शेर अली नाम के व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया था लॉर्ड मेयो को। तो ये सारे के सारे कार्य जो है इनके शासनकाल में हुए। तो डी है इसका आंसर। तो लॉर्ड मेयो का जो समय है वो 1869 से 1872। और भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड मेयो ने कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज की स्थापना की और अजमेर में मेयो कॉलेज खोला। और भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की लॉर्ड मेयो ने, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की लॉर्ड मेयो ने, राज्य रेलवे की पुनर्स्थापना की लॉर्ड मेयो ने। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, मुख्यतः करके पूछ रहा है, कोट करके। एनी बेसेंट के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण, मदन मोहन मालवीय के कारण, या कर्नल एच.एस. ऑलकॉट के कारण। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1879 में कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लावत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ ले तो कर्नल अल्कॉट और ब्लावत्स्की उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। तो सही उत्तर एनी बेसेंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कालानुक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी, किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी। कालानुक्रम, कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, या घटते बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो कौन कौन है इसमें? तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। सबसे लास्ट में किसको होना चाहिए इसमें? सबसे लास्ट में यहाँ होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, यानी थर्ड सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ थर्ड नहीं है उसको हटा दो, यानी बी या डी में से आंसर होगा। सबसे पहले क्या होंगे? तुलसी या राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। सबसे पहले तुलसीदास होंगे, यानी ए सबसे पहले आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया। उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, सबसे नवीन विवेकानंद। देखिए, तुलसीदास का जो काल है वो 16वीं शताब्दी है, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, और विवेकानंद हो गए सबसे नवीन 1863 से 1902। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ छोटा सा एक परिच्छेद है, पैराग्राफ है। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। इन्होंने, या ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। एक समाज सुधारक थे ये, और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ठीक है, आपको बता दें कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई, और इसका विरोध कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ये पैराग्राफ जो संबंधित है वो है बहराम जी मालाबारी से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे, उन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया, और ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इस सम्मति अधिनियम का विरोध किया था, सम्मति आयु अधिनियम का। 10वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव निम्नलिखित में से कौन था?
1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो 1885 में हुआ था W.C. बनर्जी ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 के महासचिव A.O. ह्यूम थे और इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। W.C. बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहला 85, दूसरा 86, तीसरा 87 और चौथा 88। शुरू के चारों बड़े इंपॉर्टेंट, कहाँ हुए, कौन अध्यक्षता की, किसने की, हमेशा याद रखिएगा उस चीज़ को। 1T वो कोड बताया था मैंने, ठीक है। 1T बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी, यूले, 1885, 86, 87, 88। और उसी से रिलेटेड ये सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जॉर्ज यूले, यानी चौथे हो गए, चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की 88 की। और तीसरा बड़ा पूछा जाता है बदरुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी जो 1888 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। 12 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद डी है इसका आंसर। देखिए, सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त थे। कंपनी कौन सी? अंग्रेजों की कंपनी, ठीक है। तो अंग्रेजों के प्रति राजभक्त थे ये। नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, लेकिन लाला लाजपत राय ने किसको मान लिया अपना पॉलिटिकल गुरु? मेजनी को। मेजनी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते आए हैं, पूछे जाते रहेंगे। इन्होंने इसके संस्थापक इसके किसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल जो कि अध्यक्ष थे इसके, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से नहीं जुड़ा था? तो इन तीनों चारों के नाम रख देगा, किसी एक को रख देगा तो वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी विचारधारा के पक्षधर थे? यानी गरम दल नरम दल वाला, ठीक है। यानी कौन गरम दल का है ये पूछना चाह रहा है इसमें। फिरोज शाह मेहता नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल, बिपिन चंद्र पाल गरम दल, यानी उग्रवादी विचारधारा इनकी हो गई। सी है इसका आंसर। देखिए, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। उन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया और इनका लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक के साथ एक त्रिगुट था जिसे संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। चरक को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है और सुश्रुत की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। कौन सा करेक्ट है? चरक की सुश्रुत संहिता, सुश्रुत की चरक संहिता कैसे हो सकती है? चरक संहिता तो चरक की होनी चाहिए ना, तो गलत हो गया। चरक की चरक संहिता को भारतीय इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है, ये सही लाइन होगी। और चरक को नहीं बल्कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। पहला भी गलत है क्योंकि औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जादू टोना अथर्ववेद में, औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में, संगीत सामवेद
यज्ञ, यजुर्वेद, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सही तो कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। देखिए औषधियों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी, अन्य बहुत से रोगों का उपचार शल्य क्रियाविधि से बताया है। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी तथा यक्ष्मा यक्ष्मा यानी टीबी के अनेक प्रकार बताए गए हैं। इस पुस्तक में बड़ी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में किया था। तो कोई भी इसमें सही सम्मिलित नहीं है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है विद्वान, यह है पुस्तक इनकी आर्यभट्ट, वराह मिहिर, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। कौन सा सही सम्मिलित है इसमें? ये तो सभी को पता होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। कालिदास की रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। बृहद संहिता वराह मिहिर की है, ये भी ठीक है। और पंच सिद्धांतिका भी वराह मिहिर की है। आर्यभट्ट की तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत है। कल के टेस्ट में था आर्यभट्ट पे 2-3 सवाल थे, तो 2 करेक्ट 3 करेक्ट, पहला है इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वाले इसको हटाओ, तो जरा एलिमिनेट करो, जहाँ जहाँ एक होगा वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। तो आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं वो आर्यभट्टियम है और सूर्य सिद्धांत है। वराह मिहिर की बृहद संहिता और वराह मिहिर की ही पंच सिद्धांतिका भी है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है, बहुत सारी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण को गांधार शैली का जन्म हुआ। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ। कौन सा इसमें करेक्ट है? यहाँ स्टेटमेंट बनाकर पूछिए दूसरी वाली लाइन, अपने आप में प्रश्न है, पूछा एसएससी ने कई बार। भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण से जिस शैली का जन्म हुआ उसका नाम बता दीजिए। तो उसका उत्तर है गांधार शैली, सही बात है ये। और मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए मौर्यकालीन पालिशदार सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय कला और यूनानी कला दोनों के तत्वों के सम्मिश्रण से एक नई कला शैली का जन्म हुआ जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है और बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। पहला हड़प्पा समाज से, दूसरा वैदिक समाज से। हड़प्पा काल का समाज जो है वो नगरीय समाज था। वैदिक काल में समाज अश्वारोही था, यानी घोड़ों का उनको ज्ञान था, किंतु पशुपालक नहीं थे वो। देखिए हड़प्पा समाज नगरीय समाज था। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न प्रणाली थी, ईंटें पकाते थे, घर बनाते थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन वैदिक काल का जो समाज था वो अश्वारोही था किंतु पशुपालक नहीं था, ये गलत है। अश्वारोही भी थे वो और पशुपालक भी थे, ये गलत है स्टेटमेंट। केवल पहला वाला ही सही है, यहाँ पर ए है इसका आंसर। देखिए हड़प्पा काल का जो समाज है वो नगरीय समाज था, पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और वैदिक काल में समाज अश्वारोही और पशुपालक दोनों था, जबकि हड़प्पा कालीन समाज केवल पशुपालक था और घोड़ों का ज्ञान नहीं था उसको। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ना घोड़ों का ज्ञान ना लोहे का ज्ञान, ठीक है, तांबे का ज्ञान था उनको। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक काल में राजा की आय के मुख्य साधन थे या स्रोत थे? राजा की आय के मुख्य साधन या स्रोत कौन कौन से? नजराना, कर, युद्ध में की गई लूट। वैदिक काल में राजा की आय का जो मुख्य साधन था वो युद्ध में की गई लूट था, ठीक है। कर नजराना तो एक ही बात होगी, टैक्स नजराना, बलि इसको कहा जाता था कर को। तो तीनों के तीनों सही हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए वैदिक काल में राजा की आय का जो मुख्य साधन है या स्रोत है वो युद्ध में की गई लूट था। और राजा जो है शत्रुओं से संपत्ति छीनता था, विरोधी जनजातियों से नजराना लेता था। और राजा को दिया जाने वाला यह नजराना क्या कहलाता था? बलि या चढ़ावा कहलाता था। और करों को बलि कहा जाता था, यही बलि टैक्स है, कर है,
ठीक है, इसमें होता क्या था, किसी व्यक्ति की 1/6 कृषि उपज या मवेशी शामिल होते थे इस बलि में या चढ़ावे में। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। इसका पेड है 399 का, ठीक है, छोटा सा अमाउंट है फुल ईयर के लिए। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।